हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। एंड मैंने इसमें इंश्योरेंस के क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए हैं बिकॉज इंश्योरेंस की कम न्यूज़ थी। सो अलग से क्या वीडियो बनानी, इसलिए मैंने इसी में ऐड कर दिया है। ठीक है। एंड इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट ऐड कर दिया है, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप सारी वीडियोस एक बार देख लीजिएगा। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपॉइंटेड डॉक्टर राजीव रंजन एज इट्स वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर। तो इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके नए वाइस चीफ रिस्क ऑफिसर जो है अपॉइंट किए गए हैं? राजीव रंजन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक, या जिसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इनका जो टेन्योर है वो कितने सालों का है? 5 सालों का इनका टेन्योर है। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सोल ट्रांजैक्शन एडवाइजर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डिसइन्वेस्टमेंट इन अ 4 पब्लिक सेक्टर बैंक। तो रिसेंटली जो आपका गोल्डमैन सैच है इसको अपॉइंट किया गया है एज अ ट्रांजैक्शन एडवाइजर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जो स्टेक्स हैं वो डाइवर्स्ट कर पाए आपके 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। कौन कौन से बैंक हैं? जैसे आपका इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूको बैंक एंड आपका पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है। इन 4 बैंकों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इनको डाइवर्स्ट करने हैं अपने 5% स्टेक। ठीक है। 5% स्टेक ईच इन ईच बैंक इन अ 2 ट्रांचे, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इस काम में गोल्डमैन सैच जो है वो मदद करेगा किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है। इसका काम क्या रहेगा? ये स्ट्रक्चर करेगा डील को, आइडेंटिफाई करेगा इन्वेस्टर को और इंश्योर करेगा कि जो एग्जीक्यूशन है वो स्मूथली हो जाए। ओके। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च दी हेल्थ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड द हेल्थ बडी एप्लीकेशन। तो इनमें से कौन सी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है जिसके द्वारा हेल्थ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दैट इज SIP, एंड हेल्थ बडी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? तो इट इज लॉन्च बाय दी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, इस कंपनी द्वारा इस प्लान को एंड एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अब ये जो प्लान है यहाँ पे SIP वाला, ये 2 वेरिएंट में आपका अवेलेबल है। एक तो है हेल्थ SIP प्लस, जो ऑफर करता है एक्सीडेंटल, टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट्स। दूसरा आपका है प्रो वाला। ठीक है। हेल्थ SIP प्लस प्रो इंक्लूड्स टर्मिनल इलनेस कवरेज एंड टर्म बूस्टर फॉर एनहांस्ड प्रोटेक्शन। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच Japanese bank received approval from the RBI to acquire 24.99% stake in a Yes Bank। तो इनमें से कौन सी इनमें से कौन सा जापानीज बैंक है जिसको अप्रूवल दिया है RBI ने कि वो 24.99% के स्टेक्स एक्वायर कर सकता है? कौन से बैंक में? येस बैंक में। तो इट इज सुमितोमा मित्सुई बैंक कॉर्पोरेशन। ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड अमित प्रधान, अवनीश पांडे एंड संजय चंद्रकांत पुराव एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, रेगुलेटरी बॉडी आपकी है, जिसने जो है इन तीनों को एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है? तो इट इज योर सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने इन तीनों शख्स को, इन तीनों पर्सनालिटीज को, अमित, अवनीश एंड संजय को एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है। और इन सब ने जो है एज अ चीफ जनरल मैनेजर जो है सर्व किया है सेबी में। नाउ दे आर अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय द सेबी। ठीक है। अमित प्रधान जो है ये लीगल अफेयर डिपार्टमेंट एंड प्रोसिक्यूशन एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट संभालेंगे। दूसरे आपके हैं अवनीश पांडे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट विद एक्सपर्टीज इन IT स्ट्रैटेजी। देन संजय चंद्रकांत पुराव जो है कॉर्पोरेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, रिकवरी एंड रिफंड डिपार्टमेंट, ये सब यहाँ पे आपके इंक्लूडेड हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनी साइन अ
framework agreement for a joint venture with the government of Zambia to set up pharmaceutical manufacturing facility in Zambia. तो recently अभी जो एकम्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ जाम्बिया के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, ताकि जाम्बिया में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपकी सेटअप की जा सके। ठीक है, अब ये जो जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ जाम्बिया एंड इस फार्मास्यूटिकल कंपनी का, इसकी शेयर होल्डिंग की बात करें तो जाम्बिया के गवर्नमेंट का 49% का शेयर होल्डिंग रहेगा और इस इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी का 51% का रहेगा। एंड ये जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश करेगा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बाय दिसंबर 2025। ठीक है, और इसका कॉस्ट आपका रहेगा $50 मिलियन का आने वाले 2 सालों के लिए। ठीक है, 2026 और 27 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई पावर्ड बैंक विच इज लॉन्च इन मलेशिया। तो मलेशिया में आपका पहला एआई पावर्ड बैंक लॉन्च किया गया है जिसका नाम राइट बैंक रखा गया है। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राइट बैंक को लॉन्च किया गया है विच इज अ एआई पावर्ड बैंक एंड इट इज लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद मलेशियाज YTL एंड सिंगापुर सी लिमिटेड। इन दोनों के कोलैबोरेशन से लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये अवेलेबल है बहासा मलेशिया एंड इंग्लिश में। बहासा मलेशिया आपकी लैंग्वेज है जो मलेशिया में बोली जाती है। ठीक है, और ये भी बोला गया है सितंबर 2025 तक मैंड्रेन लैंग्वेज में भी ये आपका अवेलेबल होगा। बेसिकली जो इसकी ऐप है, ठीक है, राइट एआई एप्लीकेशन अवेलेबल होगी आपकी मैंड्रेन में। ठीक है, नाउ जो ये राइट बैंक है, इट इज लाइसेंस्ड बाय द बैंक निगारा मलेशिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी रिक्वेस्टेड सेबी to reclassify its status from a promoter shareholder to public shareholder in IDBI Bank। तो रिसेंटली LIC जो है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया जो है, इन्होंने आपका सेबी को बोला है कि इनका जो स्टेटस है, ठीक है, वो अब प्रमोटर शेयर होल्डर का जो था अब उसको रिक्लासीफाई करके पब्लिक शेयर होल्डर कर दिया जाए। बेसिकली अगर प्रमोटर शेयर होल्डर होता है तो इन दैट केस जो कंपनी है वो एक तरह से इन्वॉल्व होती है, जो मेजर डिसीजन आपके होते हैं, ठीक है, जैसे आपका कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे, ठीक है, कंपनी के, तो वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। जो पब्लिक शेयर होल्डर है इसमें जो है कोई भी कंट्रोल नहीं होता, जैसे LIC के पास कोई कंट्रोल नहीं होगा आपकी IDBI बैंक में कि इसमें क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले LIC के पास ज़्यादा शेयर होल्डिंग थी IDBI बैंक की, तब इसके पास प्रमोटर शेयर होल्डर का जो है स्टेटस था। अब ये बोल रही है जब हमारे शेयर कम हो गए हैं तो हमें आप पब्लिक शेयर होल्डर में डाल दीजिए, ये स्टेटस हमें दे दीजिए। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। करंट शेयर होल्डिंग की बात करें तो LIC के पास 49.24% की शेयर होल्डिंग है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 45.49% की है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी रिसीव्ड ISO 27001 2022 सर्टिफिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड ISO 22301 2019 सर्टिफिकेशन फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसे ये दोनों सर्टिफिकेशन मिले हैं? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है, इस कंपनी को ये सर्टिफिकेशन रिसेंटली मिले हैं। एंड दिस कंपनी इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटका बैंक, डाबर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एंड जापान की सोमपो जापान इंश्योरेंस कंपनी का ये जॉइंट वेंचर है जिसको ये दोनों आपके सर्टिफिकेशन मिले हैं। एक तो मिला है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, दूसरा मिला है बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ठीक है, अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। MD and CEO है शरद माथुर और 2007 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। Now next up question है, which bank has entered into a strategic partnership with the CAMSPay to launch a new digital payment gateway platform for Indian enterprises। तो रिसेंटली इनमें से कौन सा बैंक है जिसने पार्टनरशिप किया है CAMSPay के साथ, ठीक है, लॉन्च करने के लिए न्यू डिजिटल पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन एंटरप्राइजेस? तो इट इज योर RBL बैंक। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? RBL बैंक ने पार्टनरशिप किया है CAMSPay के साथ। फाइन, RBL बैंक की बात करें, इसके करंट MD and CEO कौन है? R सुब्रमण्य कुमार। और CAMSPay के आपके MD and CEO कौन है? वसंत जयपॉल। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड दैट इज DPIIT जो है, इन्होंने MOU साइन किया है इनमें से कौन सी कंपनी के साथ टू सपोर्ट अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो DPIIT ने एक MOU साइन किया है जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड के साथ ताकि ये सपोर्ट कर सके अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को विच आर इन दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अर्ली स्टेज स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए DPIIT ने जेप्टो के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है। ठीक है, अब ये MOU साइन ये जो MOU साइन हुआ है लॉन्च करने के लिए जेप्टो नोवा इनोवेशन चैलेंज, जिसके तहत इन स्टार्टअप्स को जो है सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, अब सिग्नेटरीज यहाँ पे डॉक्टर सुमित जरनगल थे जो डायरेक्टर है आपके DPIIT के, एंड केवल्या वोरा जो को फाउंडर है जेप्टो के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट और ये MOU साइन हुआ था। ठीक है, अब जेप्टो की बात कर रहे हैं, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं। जेप्टो के करंट CEO है आदित्य पालीचा, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और 2021 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। अब एक और आपकी न्यूज़ है जहां पे DPIIT ने इसी टाइप का एक और MOU साइन किया है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के साथ, और इस जो हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड है इनका एक प्रोग्राम है हीरो फॉर स्टार्टअप। इस प्रोग्राम के तहत जो आपके स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, इन दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उनको मतलब स्टार्टअप्स जो अर्ली स्टेज में होंगे उनको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के बोल रही है, जो सेलेक्टेड स्टार्टअप्स यहाँ पे होंगे उनको एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा हीरो मोटोकॉर्प रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज का, जो जर्मनी और इंडिया में लोकेटेड है आपकी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सेबीज प्रपोज स्वागत FI फ्रेमवर्क। तो रिसेंटली जो FPIs हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं एंड फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स जो हैं, उनके लिए इंडिया में इन्वेस्ट करना जो है उस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए सेबी ने एक फ्रेमवर्क लाया है स्वागत FI फ्रेमवर्क नाम से। ठीक है, अब इसी के रिगार्डिंग आपके पॉइंट्स हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला आपका पॉइंट है कि जो स्वागत FI है इसका फुल फॉर्म है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट आता है इसका मेन एम क्या है फ्रेमवर्क का, कि जो रजिस्ट्रेशन है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए FPIs एंड FVCIs के लिए थ्रू अ सिंगल विंडो मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है द पीरियोडिसिटी for KYC review under the Swagat FI is proposed to be reduced from 3 years to 1 year for a low risk investors। तो जो KYC है आपका, ठीक है, ये अंडर स्वागत FI जो है इट इज प्रपोज कि ये रिड्यूस कर दी जाएगी 3 ईयर्स से 1 ईयर, मतलब कि 3 साल में एक बार करानी होती थी, अब ये हर साल करानी पड़ेगी फॉर द लो रिस्क इन्वेस्टर। नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रपोजेस रिमूविंग द कैप ऑन NRI OCI एंड RI कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर एलिजिबल स्वागत FI फंड। एंड लास्ट सेज जो एलिजिबल इन्वेस्टर है दे कैन opt to use a single demat account for all securities acquired under the various foreign investors category। तो FPIs हो या FVCIs हो, इनके लिए एक सिंगल डीमेट अकाउंट जो है यहाँ पे इन्वेस्टर ओपन करा सकते हैं। ठीक है, पहले दोनों के लिए अलग अलग होता था, अब एक ही करवा सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब क्या बोला गया है, न्यू फ्रेमवर्क के तहत जो आपकी KYC है वो 10 साल में एक बार कराई जाएगी। ठीक है, once in a 10 year, ओके, टू दी लो रिस्क इन्वेस्टर्स। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है कि सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन आपका होगा। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रहेगा FPIs और FVCIs के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका पेपर वर्क जो है वो कम हो जाएगा, फीस कम देनी पड़ेगी और जो प्रोसेस है वो आपका फास्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बोल रहा है लॉन्गर KYC रिव्यू पीरियड होगा। अभी नए फ्रेमवर्क के तहत 10 ईयर KYC रिव्यू यहाँ पे होगा कि 10 साल में एक बार रिन्यू करवाना होगा। ठीक है, अभी कितना है, लो रिस्क FPIs जो है इनके लिए 3 साल में करवाना होता है और FVCIs को 5 साल में करवाना होता है अपना KYC अपडेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बात की गई है कि नए फ्रेमवर्क के तहत जो कैप है वो आपकी हटा दी जाएगी जो अभी 50% पे है। ठीक है, 50% ऑफ द कॉर्पस। ओके, नेक्स्ट है सिंगल डीमेट अकाउंट ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि सिर्फ सिंगल डीमेट अकाउंट से ही आप FPIs और FVCIs दोनों के लिए ही काम आपका आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेबी हैज एक्सटेंडेड द इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन फॉर द फेज सेकेंड ऑफ इट्स न्यू नॉमिनेशन फ्रेमवर्क इन द सिक्योरिटीज मार्केट, व्हाट इज द रिवाइज्ड रेट। तो आपका इन मंथ ऑफ जनवरी जो है नॉमिनेशन फ्रेमवर्क लाया गया था, मतलब यहाँ पे ओरिजिनली इसको 10 जनवरी को आपका इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसका टाइमलाइन जो है फेज सेकेंड और फेज थर्ड जो है, इसका टाइमलाइन क्या था, फेज सेकेंड के लिए इनिशियल टाइम आपका जून मंथ था, एंड फेज थर्ड के लिए ये आपका सितंबर जो है टाइमलाइन दिया गया था इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, अब फ्रेमवर्क क्या है वो चीज़ देखेंगे, उसके बाद जाके इसकी एक्सटेंड जो डेट एक्सटेंड हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेमवर्क आपका जो था, इसका मेन एम क्या था कि जो नॉमिनेशन है, ठीक है, जो नॉमिनेशन है आपका म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट का, उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। ठीक है, अगर जैसे इन्वेस्टर है उसने कोई नॉमिनी बनाया होगा, राइट, तो इन्वेस्टर जो है जैसे म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है एंड कोई नॉमिनी वहाँ पे है, ठीक है, जैसे जो इन्वेस्टर है मेन इन्वेस्टर उसकी डेथ हो जाती है, इन दैट केस जो नॉमिनी है सारा चीज़ उसको ट्रांसफर होएगा फिर, तो वो इजीली हो जाए, वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, इसके लिए यहाँ पे फ्रेमवर्क लाया गया था। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो डेट एक्सटेंड हुई है, ठीक है, वो कब तक एक्सटेंड हुई है। तो फेज सेकंड के लिए ये एक्सटेंशन दिया गया है आपका 8 अगस्त 2025 तक का। ठीक है, फेज सेकंड के लिए, फाइन। अब यहाँ पे मैंने बताया फेज सेकंड की आपकी जो रेट थी पहले जून थी, अब ये एक्सटेंड करके 8 अगस्त कर दी गई है। वैसे ही थर्ड जो फेज है इसके लिए सितंबर 1 पहले आपकी जो है डेट थी, अब इसे इंक्रीज करके 15 दिसंबर 2025 कर दिया गया है, फाइन। सेबी ने, ठीक है, न्यूज़ यही है कि सेबी ने यहाँ पे एक्सटेंड किया था इम्प्लीमेंटेशन डेट्स आपकी सेकेंड एंड थर्ड फेज ऑफ न्यू नॉमिनेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, फॉर द म्यूचुअल फंड फोलियोज एंड डीमेट अकाउंट्स। Next is, which Indian clean tech company secured 38 million euro in equity and debt financing from German Export Finance Bank to build 2 compressed biogas plants in India? तो इंडिया में 2 compressed biogas plant को establish करने के लिए आपका इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 38 मिलियन यूरोस का फंडिंग जो है वो दी गई है जर्मन एक्सपोर्ट फाइनेंस बैंक द्वारा? तो इट इज CEF ग्रुप। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज CEF ग्रुप को ये फंडिंग मिली है। ठीक है, अब CEF का टारगेट है कि ये स्टैब्लिश करेंगे 22 CBG प्लांट्स नेशन वाइड। ठीक है, ये टारगेट इनका है, और मतलब जो फंडिंग आई है उसमें से ये फंडिंग इसमें भी खर्च करने वाले हैं। साथ में ही CEF ग्रुप जो है ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं करंटली 3 की प्रोजेक्ट्स। 2 तो आपके म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लांट्स हैं जो आपका जम्मू एंड अहमदाबाद में है, एंड तीसरा आपका है मड बेस्ड प्लांट, ये आपका उत्तर प्रदेश में है जिसपे ये करंटली वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो रिसेंटली आपके जो बैंकिंग लॉज हैं, बैंकिंग लॉज एक्ट 2025 है, ये अभी इफेक्ट में आया है 1 अगस्त 2025 से। इसी के रिगार्डिंग आपके स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है जो थ्रेशोल्ड है आपका फॉर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द बैंक हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू 2 करोड़। इसकी जो लिमिट है वो आपकी इंक्रीज कर दी गई है, 2 करोड़ कर दी गई है। नेक्स्ट है जो टेन्योर है डायरेक्टर्स का इन कॉर्पोरेटिव बैंक्स, इसको भी आपका रिड्यूस कर दिया गया है, 10 साल से 8 साल कर दिया गया है। देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर नाउ रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अनक्लेम्ड डिविडेंड्स एंड अदर असेट्स टू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो जो भी आपका अनक्लेम्ड डिविडेंड्स होगा, ठीक है, उसको या असेट्स जो होंगे उसको इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में आप ट्रांसफर करना होगा। नेक्स्ट है PSBs कैन नाउ इंडिपेंडेंटली फिक्स देयर रेम्युनरेशन ऑफ देयर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। जो पहले RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करते थे, अब डायरेक्टली पब्लिक सेक्टर्स बैंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैंक मस्ट सबमिट स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स टू द RBI एवरी फ्राइडे एज पर द न्यू अमेंडमेंट्स। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, थर्ड करेक्ट है एंड फोर्थ करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 1, 3 एंड 4 ओनली। ठीक है, दे आर करेक्ट। नाउ यहाँ पे एक एक करके सारे अमेंडमेंट्स देखते हैं। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है कि रीडेफिनेशन ऑफ अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। तो बेसिकली आपका जो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की लिमिट थी वो बढ़ा दी गई है। पहले ये आपका 5 लाख एंड अबव होती थी, अब इसको 2 लाख कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि जो आपका डायरेक्टर्स हैं उनका जो टेन्योर है कॉर्पोरेटिव बैंक्स में वो पहले 8 साल होता था, अब इसको बढ़ा के 10 साल कर दिया गया है। ठीक है, इसमें चेयरपर्सन एंड होल टाइम डायरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है
ये भी मैंने पॉइंट आपका क्लियर कर दिया है। पब्लिक सेक्टर बैंक मस्ट ट्रांसफर अनक्लेम्ड डिविडेंड शेयर्स 7 ईयर्स अनक्लेम्ड जो होंगे, बॉन्ड रिडम्पशन अमाउंट, ये सब इनको ट्रांसफर करना होगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। ठीक है, नेक्स्ट है कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है दे कैन नाउ फिक्स ऑडिटर रेम्यूनरेशन डायरेक्टली। पहले आरबीआई और गवर्नमेंट करती थी, अब पीएसबीज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका सेचुरेटरी रिपोर्ट है वो सेंड करनी होगी आरबीआई को मंथली, फोर्टनाइटली एंड क्वार्टरली इंस्टेड ऑफ एवरी फ्राइडे। पहले फ्राइडे को था, अब इसे मंथली, फोर्टनाइटली मतलब 14th डे, ठीक है, क्वार्टरली। ओके, और ये सारे अमेंडमेंट्स आपके इफेक्ट में आ गए हैं 1 अगस्त 2025 से। नेक्स्ट आपका है द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज DPIIT ने MOU साइन किया है। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कौन सी कंपनी के साथ प्रमोट करने के लिए इनोवेशन इन अफोर्डेबल हाउसिंग एंड प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी सेक्टर्स। ठीक है, सो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके साथ MOU साइन हुआ है DPIIT का, तो इट इज योर HDFC कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड। इनके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। और सिग्नेटरीज की बात करें तो DPIIT की तरफ से मोहम्मद इशरार अली हैं एंड विपुल रोंगटा है फ्रॉम HDFC कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एक और MOU जो साइन हुआ है रोशे इंडिया के साथ DPIIT का, जो एंड इसका मेन एम क्या है कि हमें बूस्ट करना है इंडिया का हेल्थ एंड लाइफ साइंसेस स्टार्टअप इकोसिस्टम को। ठीक है, सिग्नेटरीज की बात करें DPIIT की तरफ से सुमित जरनगल थे एंड रजविंदर मेहदवान फ्रॉम रोशे इंडिया, जो MD हैं आपके रोशे इंडिया के। ठीक है, now next is which mutual fund recently received approval from the SEBI to launch India's first specialized investment fund, that is SIF। तो इनमें से कौन सी आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसको अप्रूवल मिला है सेबी से कि ये अपना स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड SIF जो है वो लॉन्च कर सके, तो इट इज क्वांट म्यूचुअल फंड। ठीक है, किसको अप्रूवल मिला है? क्वांट म्यूचुअल फंड को ये अप्रूवल मिला है। अब ये आपका मतलब इसका नाम क्या है जो ये आपका SIF है, तो इट इज QSIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड, इसका नाम रखा गया है। ये पहली आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनी है इंडिया की जिसे सेबी का अप्रूवल मिला है अंडर दिस कैटेगरी, SIF कैटेगरी। ठीक है, इसके साथ सेबी ने अप्रूवल दिया है चॉइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। ठीक है, किस चीज का अप्रूवल मिला है कि ऑपरेट कर सकते हैं एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेजिंग चॉइस म्यूचुअल फंड। ओके, next is according to the Fitch Ratings July 2025 report, what is the revised GDP growth forecast for India for the financial year 2026? तो Fitch Rating ने अपनी जो GDP projection दी थी इन्होंने वो रिवाइज की है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। 6.3% अभी इन्होंने प्रेडिक्ट किया है, पहले 6.4% ये इन्होंने मेंशन किया था। ठीक है, अर्लियर प्रोजेक्शन वाज 6.4%। नाउ फिच रेटिंग की बात करें, इसके प्रेसिडेंट है इयान लिनन, हेडक्वार्टर इसका आपका न्यूयॉर्क USA में लोकेटेड है। 1914 में इसकी शुरुआत आपकी की गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक विद विच कॉर्पोरेटिव बैंक इफेक्टिव फ्रॉम दी 4 अगस्त 2025। तो RBI ने अप्रूव किया है मर्जर न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक का सारस्वत बैंक के साथ। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सारस्वत बैंक और न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक का मर्जर यहाँ पे आपका इफेक्ट में आ गया है 4 अगस्त 2025 से। ओके, एंड ये आपका मर्जर किया गया है अंडर द सेक्शन 44A(4) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। Now next आपको क्वेश्चन है द NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया issued a new unified interface guidelines in May 2025 which came into effect on 1st August. Identify the statement that is incorrect with respect to the guidelines issued by the NPCI. तो NPCI ने इन मंथ ऑफ मे गाइडलाइंस इशू की थी। ठीक है, न्यू UPI गाइडलाइंस आपकी लाई गई थी और वो 1 अगस्त से इफेक्ट में आई है। उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो यूजर्स हैं वो चेक कर सकते हैं अपना बैंक अकाउंट बैलेंस अप टू 100 टाइम्स पर UPI ऐप पर डे। जैसे फोन पे आप चेक कर रहे हो या गूगल पे चेक कर रहे हो, GPay पे, तो आप सिर्फ 100 बार ही इस बैलेंस को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है ऑटो पे ट्रांजेक्शन मस्ट बी स्केड्यूल्ड ड्यूरिंग द नॉन पीक आवर्स सच एज बिफोर 10 AM और बिटवीन 1 PM एंड 5 PM। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अ यूजर कैन चेक द स्टेटस ऑफ पेंडिंग ट्रांजेक्शन अप टू 3 times a day विद इन अ 90 second गैप बिटवीन चेक्स। नेक्स्ट है
UPI apps must display the recipient's registered name before completing the transaction. And the last says non-compliance with UPI guidelines may lead to the suspension of access to UPI APIs and halt new user onboarding. तो रिसेंटली जो मतलब यहाँ पे इफेक्ट में आई है गाइडलाइंस, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जो यूजर है वो चेक कर सकता है अपना अकाउंट बैलेंस अप टू 50 टाइम्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टेटमेंट 1 जो है वो आपकी इनकरेक्ट है। इन्हें थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। बैलेंस इंक्वायरी वाला जो हमने पढ़ा कि जो पर्सन है वो आपका 50 बारी एक दिन में पर ऐप पे, ठीक है, जो है बैलेंस इंक्वायरी कर सकता है, बैलेंस चेक कर सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कि जो ऐप है, ऐप कैन चेक एंड शो यूजर्स लिंक्ड बैंक अकाउंट अप टू 25 टाइम्स पर डे पर यूजर। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जानना है कि आपका जो नंबर है, ठीक है, वो कितने बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, तो इसकी जानकारी आप 25 बार ले सकते हो दिन में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेंडिंग ट्रांजैक्शन स्टेटस। अगर आपको चेक करना है तो सिर्फ आप 3 बार एक दिन में इसे चेक कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपीज़ अपने फ्रेंड को भेजे और वो पेंडिंग आपका मतलब जो आपने भेजे तो वो आपका रिसीव नहीं हुआ, तो आप उसे 3 बार चेक कर सकते हैं, और वो भी 90 सेकेंड का गैप आप जो चेक कर रहे हो उसमें 90 सेकेंड का गैप आपका होना चाहिए। फाइन। इसके अलावा ऑटो पे टाइमिंग जो है उसके बारे में बात करें, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऐसी पेमेंट जो आपके हर महीने जो है कटती है, ठीक है, जैसे आप मान लो आपका रेंट है, आपने जो है ऑटो पे लगाया हुआ है रेंट में कि भाई हर महीने की 5 तारीख को जो है मेरा रेंट कट जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, ठीक है। या अगर हम बात करें बिजली के बिल की या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका हर महीने आपको पे करनी होती है, तो आप उसमें ऑटो पे जैसे आपने लगा लिया, इन दैट केस ये ऑटो पेमेंट जो है वो आपकी नॉन पीक आवर्स में होंगी, ठीक है, जैसे 10 बजे, ठीक है, या 1 से 5 बजे के बीच में, या फिर आफ्टर 9:30 PM। ओके, नेक्स्ट है बिफोर मेकिंग द पेमेंट द ऐप मस्ट शो द रेसिपिएंट्स रजिस्टर्ड नेम। जैसे आप किसी मतलब जैसे आपने कोई सामान लिया, आप मर्चेंट को पेमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या बोला गया है कि जिस बंदे को या जिस पर्सन को हम पेमेंट भेज रहे हैं उसका नाम और पेमेंट डिटेल्स वहाँ पे आपकी शो होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है 5000 की पेमेंट की है, आपने कुछ सामान लिया और वहाँ पे आपका आएगा कि किस चीज़ के लिए भी आपने पेमेंट की है, वो भी यहाँ पे मेंशन आपका होएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर कोई जैसे फोन पे है, गूगल पे है, या आपका भीम है, मतलब कोई भी आपकी यूपीआई ऐप जो है, ठीक है, वो अगर इन सब चीज़ों को नहीं मान रही है, अपनी मनमानी कर रही है, इन दैट केस वहाँ पे जो यूपीआई सर्विसेज हैं उसको बंद किया जाएगा। ठीक है, नए वो यूजर्स जो है ऑनबोर्ड नहीं कर पाएगा, और उसमें टेक्निकल और रेगुलरिटी पेनल्टीज जो है वो वहाँ पे इम्पोज की जाएंगी। फाइन। Now next question है which organization signed a MOU with Indian Association of a Gold Excellence and Standard to strengthen accreditation in a gold industry। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने MOU साइन किया है IAGES के साथ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड के साथ, ताकि हम एक अच्छा फ्रेमवर्क जो है वो सेट कर पाएं, ठीक है, गोल्ड इंडस्ट्री के लिए। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। ओके, नाउ यहाँ पे ये अग्रीमेंट साइन हुआ है चरणजोत सिंह नंदा जो प्रेसिडेंट है ICAI के, एंड कौशलेंद्र सिंह सिन्हा जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आपके IAGES के। ठीक है, नेक्स्ट इज विच एयरपोर्ट ऑपरेटर रिसेंटली रेज्ड 9000 करोड़ थ्रू द इशुएंस ऑफ अनलिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इन इंडियाज एयरपोर्ट सेक्टर। तो इनमें से कौन सा एयरपोर्ट ऑपरेटर है जिन्होंने रिसेंटली 9000 करोड़ का अमाउंट आपका रेज किया है थ्रू इट्स अनलिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर? ठीक है, तो आंसर हियर इज इट इज बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, इट इज BIAL। ओके, जो अमाउंट है ये आपका दो भागों में, दो ट्रेंचेस जो होते हैं उनमें आपका रेस किया जा रहा है। एक तो जुलाई मंथ में रेस किया गया है 4362 करोड़ का, और दूसरा आपका अक्टूबर के मंथ में होगा 4638 करोड़ का। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द RBI
आरबीआई ने जो नए डायरेक्शंस दिए थे आपके रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट इन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है जो डायरेक्शन है ये अप्लाई किए जाएंगे आपके कॉमर्शियल बैंक, एनबीएफसी, कॉर्पोरेटिव बैंक्स, बेसिकली जो रेगुलेटेड एंटिटीज आपकी हैं उनमें ये डायरेक्शंस आपके फॉलो किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है नो सिंगल रेगुलेटेड एंटिटी इज अलाउड टू इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ द कॉर्पस ऑफ एन एआईएफ स्कीम। ठीक है, जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में इसमें अगर रेगुलेटेड एंटिटीज जो है वो इन्वेस्ट कर रही हैं तो उनको सिर्फ अलाउ किया गया है कि वो मोर देन 10% अमाउंट जो है वो आपका यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ओनली 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज टुगेदर कैन इन्वेस्ट अप टू मैक्सिमम 25% इन अ सिंगल एआईएफ स्कीम। तो अगर सारे रेगुलेटेड एंटिटीज एक ही कंपनी में या एक ही अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम में पैसा लगा रहे हैं तो 25% से ज़्यादा नहीं लगा सकते। चौथा स्टेटमेंट आपका कह रहा है इफ a regulated entity invest more than 5% in an AIF that subsequently invest in its borrower then 100% provisioning is required। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपका ABC बैंक है, उसने 5% से ज़्यादा जैसे बेसिकली 6% या उसने 6 करोड़ जैसे AIF में आपके लगा दिए हैं। ठीक है, और ये AIF जो है फर्दर ऐसे किसी कंपनी में जो है पैसा लगा रहा है जिसने ऑलरेडी उस बैंक से लोन लिया हुआ है। ठीक है, जैसे उसने 6 करोड़ में से 1 करोड़ उस कंपनी में लगा दिया, तो यहाँ पे जो बैंक है उसको 100% प्रोविजन जो है, मतलब जो 1 करोड़ रुपए है वो एज अ प्रोविजन यहाँ पे अपने पास रखना पड़ेगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट इन सब ऑर्डिनेट यूनिट्स मस्ट बी कंप्लीटली डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल फंड इक्वली फ्रॉम टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आपकी हो रही है सब ऑर्डिनेट यूनिट्स में, तो इसमें टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल दोनों में ही बराबर बांट के करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो इट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो बाकी 1, 2, 4 एंड 5 आर करेक्ट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली 1, 2 एंड 4 एंड 5 आर करेक्ट। फाइन, नाउ डिटेल में इन्हें देख लेते हैं। जो आपका ये जो बेसिकली न्यू गाइडलाइंस हैं या जो नए आपके डायरेक्शंस हैं ये इफेक्ट में आने चाहिए आपके 1 जनवरी 2025 से। ठीक है, एप्लीकेबल किस किस में है, आपके कॉमर्शियल बैंक्स में, स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरआरबीज में, लोकल एरिया बैंक्स में। ठीक है, तो ये सारे में एप्लीकेबल है ये। नाउ एक एक करके सारे रूल्स देखते हैं। पहला रूल क्या कह रहा है कि सिंगल रेगुलेटेड एंटिटी इन्वेस्ट नहीं कर सकती मोर देन 10% ऑफ द टोटल साइज ऑफ एन AIF। ठीक है, इसमें एग्जांपल जैसे हम लेते हैं 100 करोड़ का टोटल साइज है तो उसमें से सिर्फ 10 करोड़ ही यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है अगर एक सिंगल रेगुलेटेड एंटिटी इन्वेस्ट कर रही है AIF में। अगर सारे ही रेगुलेटेड एंटिटीज एक साथ करना चाहती हैं इन्वेस्टमेंट, इन दैट केस नॉट मोर देन 20%, मतलब 20 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इसमें AIF स्कीम में। फाइन, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, if an regulated entities invest more than 5% in a AIF and that AIF invest in any company that owes money to that bank, the RE must create a 100% provision for the exposure। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था आपका, तो जैसे HDFC बैंक ले लेते हैं या कोई भी XYZ बैंक है जिसने इन्वेस्ट किया है 6 करोड़। ठीक है, मतलब 5% से ज़्यादा, जैसे 100 करोड़ का था तो टोटल साइज, और इसमें से यहाँ पे जैसे 5% से ज़्यादा हमने इन्वेस्ट कर दिया, जैसे 6 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, इन दैट केस, और यहाँ पे 6 करोड़ AIF में इन्वेस्ट किया है और AIF फर्दर इन्वेस्ट कर रहा है जैसे 2 करोड़ आपके ये ऐसी कंपनीज में जिसने बैंक का पैसा लिया हुआ है या बैंक से पैसा रिसीव किया है। ठीक है, इन दैट केस बैंक को 2 करोड़ यहाँ पे आपके जो है पूरे एज अ प्रोविजन रखने पड़ेंगे। ठीक है, उनको संभालना पड़ेगा ये। फाइन, नेक्स्ट आता है इफ अ रेगुलेटेड एंटिटी इन्वेस्टमेंट इन अ AIF इन अ फॉर्म ऑफ अ सबऑर्डिनेट यूनिट। ठीक है, इन दैट केस जो एंटायर इन्वेस्टमेंट है इट मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम इट्स कैपिटल फंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपका जैसे ABH बैंक है। ठीक है, ABH बैंक ने इन्वेस्ट किया है 20 करोड़ आपके कोऑर्डिनेट सब कोऑर्डिनेट यूनिट में। ठीक है, इन दैट केस इनको 10 करोड़ आपका टीयर 1 से करना पड़ेगा और 10 करोड़ टीयर 2 कैपिटल से करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, इफ अ बैंक और NBFC हैड
already invested in a AIF before July 2025 and got RBI approval under the old 2016 master direction, those investment are exempted from these न्यू रूल्स. जैसे फॉर एग्जांपल ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है आपका जुलाई 2025 से पहले, इन दैट केस आपका इसमें जो है छूट, मतलब यहाँ पे जो ओल्ड डायरेक्शंस थे उनके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है तो अभी वाला इसमें फॉलो नहीं होगा. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है. नाउ नेक्स्ट इज who has been appointed as a managing director and chief executive officer of IndusInd Bank. तो रिसेंटली IndusInd Bank के नए MD एंड CEO जो है अपॉइंट किए गए हैं और इनका 3 साल का टेन्योर रहेगा और 25 अगस्त 2025 तक 25 में इनका जो है आपका टेन्योर जो है स्टार्ट होगा 25 अगस्त से बेसिकली. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा दैट इज राजीव आनंद जो है इनको अपॉइंट किया गया है नया MD एंड CEO. और इनसे पहले इस पोजीशन पे सुमत कंतपलिया थे जिन्होंने रिजाइन दिया था. ओके, इंडसइंड बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है. टैगलाइन इसकी है वी मेक यू फील रिचर एंड इसे 1994 में आपका स्टैब्लिश किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद द इंडिगो टू लॉन्च द डुअल क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग बोथ मास्टर कार्ड एंड रुपे ऑप्शन विद अ कॉमन क्रेडिट लिमिट. तो इनमें से कौन सा बैंक है जिन्होंने इंडिगो के साथ पार्टनरशिप की है लॉन्च करने के लिए आपका डुअल क्रेडिट कार्ड. ठीक है, जो मास्टर और रुपे दोनों आपके नेटवर्क पे अवेलेबल है. तो इट इज डन बाय दी IDFC फर्स्ट बैंक. ये पार्टनरशिप हुई थी IDFC फर्स्ट बैंक एंड इंडिगो के बीच में. फाइन, कार्ड का नाम क्या है? इंडिगो IDFC फर्स्ट डुअल क्रेडिट कार्ड. फाइन, IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें, इसके MD एंड CEO है वी वैद्यनाथन. ठीक है, हेडक्वार्टर इसका है मुंबई महाराष्ट्र में. टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2018. नाउ नेक्स्ट इज what is the shareholding structure of a newly rebranded insurance joint venture Generali Central between Generali Group and Central Bank of India. तो recently नया joint venture आपका basically हुआ है Central Bank of India का और Generali Group का, जिसे Generali Central नाम दिया गया है. और इसमें अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की तो CBI के पास आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास 26% के शेयर हैं, वेयर 74% के शेयर आपके हैं जनरली ग्रुप के पास. ओके, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी. अब यहाँ पे आपके जॉइंट वेंचर हुए हैं लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के. ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस का नाम यहाँ पे जो है आपका नया जॉइंट वेंचर का नाम क्या रखा गया है फॉर द लाइफ इंश्योरेंस? इट इज जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. वेयर इज दूसरा आपका है फॉर जनरल इंश्योरेंस जनरल सेंट्रल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. ये नाम इसका रखा गया है. ओके, नेक्स्ट इज अंडर विच इनिशिएटिव डिड पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी लॉन्च इट्स न्यू एंड मॉडर्नाइज्ड वेबसाइट. तो इनमें से कौन सा आपका इनिशिएटिव है जिसके तहत PFRDA ने नई वेबसाइट इनकी लॉन्च की है, एडवांस वेबसाइट, ताकि ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सके. ठीक है, एफिशिएंसी एनहांस कर सके, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जा सके. ठीक है, तो आंसर हियर इज इट इज PFRDA कनेक्ट. ठीक है, इसका पूरा नाम है PFRDA कनेक्ट. नाउ यहाँ पे PFRDA की बात करें तो इसके चेयरपर्सन है शिवा सुब्रमण्यम रमन. हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 2003 में आपका स्टैब्लिश किया गया था. नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड इट्स डिजिटल फॉरेक्स प्लेटफॉर्म फॉर कॉर्पोरेट एंड MSMEs कस्टमर. तो इनमें से कौन सा बैंक है आपका जिसने लॉन्च किया है डिजिटल फॉरेक्स प्लेटफॉर्म कॉर्पोरेट और इनके MSMEs कस्टमर्स के लिए? तो इट इज लॉन्च बाय दी बैंक ऑफ बड़ौदा. BOB द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इस प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया है BOB FX1. Next question है which organization recently in August received in principle approval from the RBI to operate as a online payment aggregator. तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है RBI से ताकि ये एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर काम कर सके? तो इट इज IRCTC पेमेंट लिमिटेड, जो आपकी जो है सब्सिडी है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की. दैट इज IRCTC की आपकी सब्सिडी है. ठीक है, राइट नाउ IRCTC जो है ये अपना ही जो इनका पेमेंट एग्रीगेटर है वो यूज कर रहे हैं IRCTC IP के नाम से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च द लॉक FD फीचर टू प्रोटेक्ट फिक्स डिपॉजिट्स फ्रॉम डिजिटल फ्रॉड. आप सभी को पता है जो ज़्यादातर बुजुर्ग लोग होते हैं वो डिजिटली काम नहीं कर पाते हैं, उनको चीज़ें समझ नहीं आती हैं. ठीक है, तो इस चक्कर में मैक्सिमम जो डिजिटली फ्रॉड होता है वो उन्हीं लोगों के साथ होता है. ठीक है, तो इस चीज़ से निपटने के लिए लॉक FD नाम का एक फीचर लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने.
ठीक है, मतलब जहाँ पे ये लोग अपनी फिक्स डिपॉजिट जो है उसको लॉक कर सकते हैं। और अगर कोई इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू विड्रॉल करने की कोशिश करेगा, एफडीज को उनको तोड़ने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे वो इस काम को नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लाई गई है एक्सिस बैंक द्वारा, और इसी के साथ ये पहला बैंक बना है जिसने इस टाइप का फीचर यहाँ पे लाया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रीमेच्योर क्लोजर नहीं हो पाएगा एफडी का। अगर कोई कस्टमर है, उसने ये फीचर ऐड किया हुआ है, ठीक है, लॉक एफडी फीचर, और वो चाहता है कि प्रीमेच्योर विड्रॉल कराना, इन दैट केस वो जो है आपका उसको कस्टमर को जो है ब्रांच में विजिट करना होगा और अपनी जो है उनकी जो केवाईसी है बेसिकली, या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो करवाना पड़ेगा। उसके बाद वो विड्रॉल अपना कर सकता है। ठीक है, और ये जो फीचर है आपका वो आप ऐड कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो एक्सिस बैंक की मोबाइल ऐप से, या फिर ब्रांच में जाके आप इसको जो है लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ टर्म इंश्योरेंस प्लान दैट इज लॉन्च बाय द टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस स्पेसिफिकली designed to support women and encourage their participation in the insurance sector। तो रिसेंटली विमेंस के लिए एक प्लान लाया गया है आपका, ठीक है, जिसका नाम है शुभ शक्ति। क्या नाम है? शुभ शक्ति। विमेंस के लिए ये लाया गया है। और इसके फीचर्स की बात करें तो जो प्रीमियम बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेगा वो 15% 15% लोअर प्रीमियम विमेंस को देना होगा। ठीक है, और 1% एक्स्ट्रा लाइफ टाइम डिस्काउंट यहाँ पे सिंगल मदर्स के लिए यहाँ पे ऑफर किया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है पोस्ट चाइल्ड बर्थ सपोर्ट। यहाँ पे 2 प्रीमियम हॉलीडेज यहाँ पे बेसिकली दी गई हैं विमेंस को। ठीक है, पोस्ट चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, मतलब अप टू 12 मंथ का ये आपका रहेगा। ठीक है, 12 मंथ ईच ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा विमेंस जिनको पीसीओडी है या आईवीएफ है, तो उनके लिए यहाँ पे आईवीएफ काउंसलिंग, पीसीओडी सपोर्ट, वेट मैनेजमेंट, ये सब चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं इस प्लान के थ्रू। ओके, नेक्स्ट इज इन अगस्त 2025 द एंड फाइनेंशियल जो सब्सिडी है अलीबाबा ग्रुप की, इन्होंने अपने कुछ परसेंट स्टेक जो है वो आपके सोल्ड किए हैं पेटीएम में। ठीक है, इन्होंने बेसिकली 5.84% के जो स्टेक थे वो इन्होंने सेल किए हैं। ठीक है, पेटीएम में, एंड इट इज वर्थ ₹3,803 करोड़। फाइन। Now next is, as per the National Council of Applied Economic Research, that is NCAER Business Expectation Survey released in the August 2025, what was the India's Business Confidence Index for Q1 of financial year 2026? तो as per the NCAER Business Expectation Survey, जो आपकी इंडिया का बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है वो Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 में रहा है 149.4। ठीक है, आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। Now next is, which company received approval from the Competition Commission of India in August to acquire 100% stake in Jay Prakash Associates Limited, that is JAL। Okay, so इनमें से कौन सी कंपनी है जिससे अप्रूवल मिला है CCI से? तो इट इज योर दालमिया सीमेंट लिमिटेड। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next आपको क्वेश्चन है, गोल्डमैन सैच हैज रिसीव्ड इंडियाज GDP फोरकास्ट 2% फॉर कैलेंडर ईयर 2025। सो रिसेंटली गोल्डमैन सैच जो है इन्होंने इंडिया की जीडीपी जो है वो पहले से कम करी है। पहले प्रिडिक्ट की थी इन्होंने, प्रिडिक्शन जो दी थी वो 6.6% की थी फॉर कैलेंडर ईयर 2025। अब इन्होंने इसको रिवाइज करके कितना कर दिया है, 6.5% इन्होंने जो है रिवाइज से किया है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा कैलेंडर ईयर 2026 का जो प्रिडिक्शन है वो इन्होंने रखा है 6.4% पे। अर्लियर इट वाज आल्सो दी 6.6%। फाइन। इसके अलावा आप स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं गोल्डमैन सैच ग्रुप की। तो इसके चेयरमैन एंड सीईओ हैं डेविड मिशेल सोलोमन। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1869 में आपकी की गई थी। Now next question है, Amazon India signed an MOU with which organization to boost the e-commerce export potential of India's MSMEs? तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ Amazon India का टाई अप हुआ है, MOU साइन हुआ है? तो किस चीज को लेके? बूस्ट करने के लिए ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट को। ठीक है, नाउ यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है? तो FIEO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये एग्रीमेंट इनका साइन हुआ है। और इस इनिशिएटिव के तहत इनका मेन एम है कि ये डेवलप करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन, ताकि जो एक्सपोर्ट प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी।
Now next question है IDFC First Bank partnered with which remittance provider to launch Remit First to India, a digital platform for NRIs to send money to India. तो recently IDFC बैंक ने पार्टनरशिप किया है साइनेक्स के साथ, ठीक है, ये पार्टनरशिप हुई है साइनेक्स के साथ ताकि जो NRIs हैं वो इंडिया में आराम से पैसा भेज सके और उस पर कोई टैक्स भी यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, क्विकली ये पैसा और सिक्योरली ये पैसा जो है भेजा जा सके इंडिया में, ठीक है। साइनेक्स आपकी एक रेमिटेंस प्रोवाइडर है विच इज लाइसेंस्ड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, ओके। Now next is Ministry of Statistics and Program Implementation, that is MOSPI, has proposed which year as a new base year for the Consumer Price Index. तो recently जो हमारी Ministry of Statistics and Program Implementation है, इन्होंने 3 चीज़ों के लिए बेस ईयर जो है अभी नया सेट किया है और क्वेश्चन में जो पूछा गया है इट इज़ फॉर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो CPI के लिए जो नया बेस ईयर आपका रखा गया है, सेलेक्ट किया गया है, इट इज़ 2024, ठीक है। और ये प्रपोजल किसने दिया था? इट इज प्रेजेंटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट राव इंद्रजीत सिंह, ठीक है। बाकी आपकी अदर जो एंटिटीज हैं जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इनके लिए जो बेस ईयर आपका रिवाइज किया गया है इट इज 2022-2023, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द FIEO overview of states export 2024-2025, which state emerged as a top exporter in India in financial year 2025? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जो FIEO के ओवरव्यू ऑफ स्टेट्स एक्सपोर्ट 2024-2025 का जो डेटा रिलीज किया गया था उसमें हाईएस्ट मतलब आपका ऐसा स्टेट बना है जिसने हाईएस्ट एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, इन दी फाइनेंशियल ईयर 2025, तो इट इज योर गुजरात। गुजरात ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है और गुजरात ने कौन कौन सी कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो है एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बेसिकली गुजरात की कौन कौन सी रही हैं? तो इट इज USA, नीदरलैंड, UAE, सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया रही हैं। इसके अलावा अगर हम सेकेंड स्टेट की बात करें तो सेकेंड स्टेट आपका है महाराष्ट्र, फॉलोड बाय तमिलनाडु, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश, फाइन। नाउ FIEO की आपकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की, इसके DG एंड CEO है डॉक्टर अजय सहाई, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1965 में आपका स्टैब्लिश किया गया था, फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है एनफिन सिंगापुर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड recently sold its 1.46% stake in which company for 4097 करोड़। तो रिसेंटली एनफिन सिंगापुर होल्डिंग जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसने रिसेंटली अपने 1.46% के जो स्टेक हैं वो आपके सेल किए हैं कौन सी कंपनी में? एटर्नल लिमिटेड में, ठीक है। पहले इनके पास टोटल 1.95% के स्टेक थे, अब इन्होंने 1.46% के जो स्टेक हैं वो आपके सेल कर दिए हैं, ठीक है, इन दी एटर्नल लिमिटेड, ओके। एटर्नल से एक और चीज आपको याद रखनी है, एटर्नल जो है बेसिकली जो जोमेटो है, ठीक है, जोमेटो को रीनेम किया गया था एज एटर्नल और ये न्यूज आपकी है जनवरी की, ओके। एटर्नल जो है ये आपकी पेरेंट कंपनी है ब्लिंकिट की। बेसिकली जोमेटो जो था, जोमेटो ने 2022 में एक्वायर किया था ब्लिंकिट को और इसी के साथ ये आपका जो है एटर्नल पेरेंट कंपनी में जाती है आपकी ब्लिंकिट की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज which bank has signed a MOU memorandum of understanding with Food Safety and Standards Authority of India, that is FSSAI के साथ एक MOU साइन हुआ है to launch customized web-based payment platform named FSSAI पेमेंट सॉल्यूशन। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने अग्रीमेंट साइन किया है, जिसने MOU साइन किया है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ लॉन्च करने के लिए कस्टमाइज्ड वेब बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म जिसका नाम FSSAI पेमेंट सॉल्यूशन रखा गया है? तो इट इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ये अग्रीमेंट आपका साइन किया गया है। नाउ FSSAI की बात करें, इसके करंट चेयरपर्सन आपके हैं पूनिया सलीला श्रीवास्तवा, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और स्टैब्लिशमेंट इसकी की गई थी इन द ईयर 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉलीवुड एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ जोमेटो? रिसेंटली जोमेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं या एटर्नल के नए ब्रांड एम्बेसडर आपके बने हैं जिनका नाम है शाहरुख खान, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और इनको फीचर किया जाएगा फ्यूल योर हसल वाले कैंपेन में, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो आपका मेंबर है वर्ल्ड बैंक का हैज अनाउंस्ड 150 million US dollar anchor equity investment in which fund managed by the HDFC Capital Advisors to promote green and affordable housing development in India। तो रिसेंटली IFC ने, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अनाउंसमेंट की है कि ये इन्वेस्ट करेंगे HDFC कैपिटल एडवाइजर जो मैनेज करता है फंड को, उसमें प्रमोट करने के लिए ग्रीन और अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपमेंट को इंडिया में। तो ये फंड कौन सा, इनमें से कौन सा फंड है जिसमें ये इन्वेस्टमेंट की गई है? तो इट इज एच ड्रीम फंड। ठीक है, इट इज HDFC कैपिटल डेवलपमेंट ऑफ रियल इस्टेट अफोर्डेबल एंड मिड इनकम फंड। ठीक है, इसमें ये इन्वेस्टमेंट आपकी की गई है और टोटल टारगेट जो आपका इस फंड का है वो $1 billion का है, जिसमें से $150 million इन्वेस्टमेंट IFC ने यहाँ पे अनाउंस किया है। ठीक है, अब इस फंड का मेन एम है कि इन्हें डिलीवर करना है एटलीस्ट 25,000 ग्रीन अफोर्डेबल एंड मिड इनकम रेजिडेंशियल यूनिट्स जो फॉलो करता हो आपका, मतलब जो ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उनको ये फॉलो करता हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच बैंक रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू ट्रांजिशन फ्रॉम स्मॉल फाइनेंस बैंक टू यूनिवर्सल बैंक। तो रिसेंटली जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसे अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है RBI का, किस चीज के लिए? यूनिवर्सल बैंक के लिए। ठीक है, यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस बेसिकली RBI ने इनको दिया है और आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। अगर हम AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ये जो बैंक है इसको 2015 में आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया गया था और इसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन द ईयर 2017। ठीक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO कौन है? संजय अग्रवाल है। हेडक्वार्टर इसका जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए क्या क्या आपकी ज़रूरतें होती हैं या स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्या एलिजिबिलिटी होती है कि वो यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट हो पाए। तो पहला पॉइंट है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, दे मस्ट हैव अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 1000 करोड़। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 1000 करोड़ होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, दे मस्ट हैव अ शेड्यूल्ड स्टेटस विद अ सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड फॉर एटलीस्ट 5 years। शेड्यूल्ड स्टेटस होना चाहिए और इनका जो परफॉर्मेंस ट्रैक है वो आपका सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए एटलीस्ट 5 years के लिए। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ये लिस्टेड होने चाहिए आपके रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। चौथा है कि जो नेट प्रॉफिट है, इट मस्ट बी मेंटेन्ड इन अ लास्ट 2 financial year। फिर ग्रॉस NPA जो है वो लेस देन 3% होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 3%, एंड नेट NPA जो है ये आपका लेस देन इक्वल्स टू 1% होना चाहिए इन अ लास्ट 2 financial year। और लास्ट आपका पॉइंट क्या है? लास्ट क्राइटेरिया क्या है? जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इट मस्ट मीट द प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो, दैट इज CRAR रिक्वायरमेंट ऑफ अ 15%। फाइन। Now next question है, identify the correct statements regarding the 3 consumer focus scheme announced in August by the RBI to strengthen financial inclusion। तो recently RBI ने 3 consumer focus scheme announce की हैं। पहला पॉइंट आपका कह रहा है, एज पर द RBI डायरेक्शन ऑल बैंक्स विल कंडक्ट डोर स्टेप बैंकिंग कैंप्स फ्रॉम 1st July to 30th September 2025 at a panchayat level to produce KYC services, to open new accounts and to promote microfinance and pension schemes and to address customer grievances। तो ये कैंप आपके क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे? KYC सर्विसेज, अपने नए अकाउंट यहाँ पे जो है आप ओपन करवा सकते हो, ये प्रमोट करेगा माइक्रो फाइनेंस एंड पेंशन स्कीम्स को। साथ में ही ये जो कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स होंगी उनको बेसिकली एड्रेस करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, banks have been directed to simplify and standardize the claim settlement process for deceased account holders and locker contents with a uniform timelines and simplified documentation। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है, तो आफ्टर डेथ उनकी जो फैमिली है उनको इजीली सेटलमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जा सके, उसके लिए सिंप्लीफाइड एंड स्टैंडर्डाइज क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस करना होगा। ठीक है, ऐसा बोला है कि बैंक को ये सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, साथ में नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है? RBI ने प्लान किया है टू एक्सपैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ इट्स रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म, जो अलाउ करेगी रिटेल इन्वेस्टर्स को कि वो इन्वेस्ट करें आपके T-bills में, ट्रेजरी बिल्स में,
थ्रू SIPs, थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स प्लान। ओके, तो ये तीनों ही पॉइंट आपके करेक्ट हैं, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट। फाइन। Now next question है, in August 2025 the RBI eased regulation permitting banks to open which type of account for foreign correspondent banks without obtaining prior approval from the RBI। तो recently RBI ने आपका जो है नया रेगुलेशन लाया है, रिवाइज किया है। यहाँ पे इन्होंने रेगुलेशन किस चीज के लिए, ओपन करने के लिए आपका स्पेशल रूपी वस्त्रो अकाउंट। ठीक है, जो आपका वस्त्रो अकाउंट है, स्पेशल रूपी वस्त्रो अकाउंट, इसके लिए यहाँ पे नई गाइडलाइन यहाँ पे क्या लाई है, नया रेगुलेशन क्या लाया है कि इसे ओपन करने से पहले RBI की परमिशन अब नहीं लगेगी। ठीक है, नाउ स्पेशल रूपी वस्त्रो अकाउंट की बात करें तो ये आपका बैंक अकाउंट होता है जो मेंटेन किया जाता है बाय दी डोमेस्टिक बैंक। जैसे इंडिया के आपके बैंक है, SBI हो गया, या और भी जो इंडियन बैंक्स है, डोमेस्टिक बैंक है, वो मेंटेन करते हैं इसे फॉर अ फॉरेन बैंक इन रुपीज, इन इंडियन रुपीज। ठीक है, स्पेसिफिकली टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स इन अ इंडियन रुपीज इंस्टेड ऑफ अ फॉरेन करेंसी, जैसे US डॉलर या यूरो हो आपका हो गया। ठीक है, तो ये अकाउंट क्या है, ये अकाउंट बेसिकली मेंटेन किया जाता है इंडियन बैंक्स द्वारा फॉरेन बैंक के लिए, ताकि वो इंडियन रुपीज में ट्रेड सेटलमेंट्स कर सके। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट है, which among the following entities are involved in acquiring 90% equity stake in a Theobrome Foods Private Limited as approved by the Competition Commission of India in 2025 in August 2025। तो यहाँ पे कौन सी आपकी एंटिटीज हैं जिन्होंने 90% स्टेक्स एक्वायर किए हैं थियोब्रोमा फूड प्राइवेट लिमिटेड में? तो इट इज इन्फिनिटी पार्टनर्स, इट इज एक्वा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इट इज एरिडीज इन्वेस्टमेंट BV। ठीक है, तो ये तीनों ने ही यहाँ पे 90% जो स्टेक्स थे वो एक्वायर किए हैं इस कंपनी में। ओके, विच इज अप्रूव्ड बाय द CCI। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर D। और ये तीनों ही कंपनीज आपकी आती हैं क्रिस कैपिटल ग्रुप के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन वैल्यू आपकी कितनी थी, 2410 करोड़ की। फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, NHPC Limited recently inked an agreement with which state government to set up 2 pumped storage projects with a combined capacity of 1800 megawatt। तो इनमें से आपका कौन सा स्टेट है जिसके साथ NHPC ने एक अग्रीमेंट साइन किया है ताकि यह सेटअप करे 2 पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स आपके स्टेट में, और ये कौन सा स्टेट है, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है और इसकी कैपेसिटी टोटल है 1800 मेगावाट की, जिसमें से अगर हम दोनों प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करें तो एक प्रोजेक्ट आपका है इन द कोरबा डिस्ट्रिक्ट हसदियो बांगा, जिसमें आपका 800 मेगावाट का जो है कैपेसिटी रहेगा, एंड इसका टोटल कॉस्ट आपका रहेगा 3417 करोड़ का। एंड कुरुन डिस्ट्रिक्ट में आपका रहेगा 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट जिसका कॉस्ट है 6000 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RBI हैज इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 75 लाख ऑन विच बैंक फॉर ब्रीचिंग रेगुलेटरी गाइडलाइंस। तो रिसेंटली RBI ने जो है 75 लाख की पेनल्टी लगाई है, कौन से बैंक पे, ICICI बैंक पे, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में आपका लोकेटेड है। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ICICI बैंक के MD and CEO कौन है। अब यहाँ पे 2 चीज़ों की वजह से मॉनेटरी पेनल्टी इस पे लगी है। एक तो इन्होंने प्रॉपर्टी वैल्यूएशन जो है उसका उल्लंघन किया है। ठीक है, दूसरा जो करंट अकाउंट मेंटेन करने होते हैं इनको, उसमें इन्होंने RBI की जो गाइडेंस है वो फॉलो नहीं की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस रिसेंटली एक्वायर्ड 2.1% स्टेक्स इन विच कंपनी फॉर ₹65.5 करोड़। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसमें बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने रिसेंटली 2.1% स्टेक जो है वो एक्वायर किए हैं, वो खरीदे हैं? तो इट इज JM फाइनेंशियल होम लोन्स। ठीक है, किसमें किया है, JM फाइनेंशियल होम लोन्स में बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस जो है इन्होंने एक्वायर किया है 2.1% का स्टेक। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिवाइज को लेंडिंग गाइडलाइंस इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट। तो रिसेंटली RBI ने रिवाइज की हैं को लेंडिंग गाइडलाइंस आपकी, ठीक है, रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए, जिसमें आपका NBFC बैंक ये सब आ जाते हैं।
ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनको आपका मेंटेन करना होगा, उनको रिटेन करना होगा 10% ऑफ ईच इंडिविजुअल्स लोन ऑन देयर ओन बुक। जैसे आपका 100 रुपए का लोन दे रहे हैं तो उसका 10% जो है वो इन्हें रिटेन करना पड़ेगा इनके पास। ठीक है, ऐसे रेगुलेटरी एंटिटीज जो को लेंडिंग अरेंजमेंट्स में इन्वॉल्व हैं उनको ये मेंटेन करना होगा, ये मैंडेटरी किया गया है। दूसरा पॉइंट है कि जो लोन ओरिजिनेटर है उसको ट्रांसफर होना चाहिए लोन, ठीक है, को लेंडर से। मतलब जैसे बैंक है, बैंक ने 1 तारीख को अगर यहाँ पे जो है एक लोन की यहाँ पे 1 तारीख को बात हुई है तो विद इन 30 डेज जो है ये लोन आपका दे देना चाहिए, मतलब ट्रांसफर हो जाना चाहिए लेंडर, सॉरी, जो पर्सन है, इंडिविजुअल है उसको, ठीक है, जिसने लोन लिया है। तीसरा पॉइंट कह रहा है ईच पार्टनर इन द को लेंडिंग अरेंजमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज पोर्शन ऑफ द लोन एज अ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिविजुअल है, उसने स्टार्टअप्स के लिए लोन लिया है, ठीक है, तो वो अपने लोन को PSL जो है बता सकता है। ठीक है, इन दैट केस यहाँ पे क्या बोला है, ईच पार्टनर्स इन अ को लेंडिंग अरेंजमेंट्स कैन क्लासीफाई, ये क्लासीफाई कर सकते हैं इसके पोर्शन ऑफ लोन को एज अ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग प्रोवाइडेड द लोन मीट्स दी PSL एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो होता है तो वो यहाँ पे अपने पोर्शन जो उनका है लोन का उसको एज अ PSL अनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द इंटरेस्ट रेट चार्ज टू द बोरोवर्स इन को लेंडिंग अरेंजमेंट्स इज अ ब्लेंडेड रेट। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा बोरोवर से इन अ को लेंडिंग अरेंजमेंट्स वो ब्लेंडेड रेट का होना चाहिए। जैसे अगर बैंक यहाँ पे आपका 10% पे दे रहा है और NBFC जो इंटरेस्ट रेट दे रहा है लोन पे वो 12% दे रहा है, तो जो एवरेज ब्लेंडेड रेट यहाँ पे होगा वो जो मतलब को लेंडिंग अरेंज, मतलब जहाँ पे लोन में ब्लेंडेड रेट्स जो हैं वो चार्ज किए जाएंगे। ठीक है, okay, the interest rate charged to the borrowers in co-lending arrangements is blended rate determined based on the weighted average of each regulated entity's internal rates proportionate to their funding contribution. Next आता है the roles and responsibility of each partner in a co-lending arrangement must be clearly disclosed upfront in a loan agreement with the borrower. तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सारा पॉइंट। अब यहाँ पे बोला गया है एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कि जो लोन ट्रांसफर की प्रक्रिया है वो विद इन 15 डेज होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर जो लोन है वो ट्रांसफर हो जाना चाहिए आपके इंडिविजुअल को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ अदर पॉइंट्स हैं, एक एक करके सबको डिस्कस कर लेंगे। अभी ये चीज़ तो हमने पढ़ ली थी कि मैंडेटरी किया गया है कि इनको 10% रिटेन करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि ये जो डिजिटल लेंडिंग है वो आपकी इट विल बी गवर्न बाय द RBI डायरेक्शन 2025। तीसरा, ये आपका इंप्लीमेंट होगा 1 जनवरी 2026 से। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो को लेंडर है उनको विद इन 15 डेज जो है आपका लोन जो है आपका ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो डिफॉल्ट लॉस गारंटी आपकी है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, ओरिजिनेटिंग लेंडर कैन ऑफर अप टू 5% ऑफ डिफॉल्ट लॉस गारंटी बट इट कैन नॉट बी यूज फॉर अ क्रेडिट एनहांसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है PSL वाला भी हमने डिस्कस कर लिया था कि जो दोनों पार्टनर्स हैं इन को लेंडिंग अरेंजमेंट्स दे कैन क्लासीफाई देयर पोर्शन एज अ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, अगर एलिजिबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है जो गाइडलाइंस है, इट अप्लाइज टू ऑल द कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFCs बट एक्सक्लूड्स स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक्स। ठीक है, इंटरेस्ट रेट का भी हमने डिस्कस कर लिया कि ये ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है if one partner classifies a loan as a special mention account or a NPA, the same classification applies to the other partner. ये भी क्लियर है, सिंपल लैंग्वेज में है। नेक्स्ट है lenders must include borrower selection criteria, product lines, fee structure and other relevant terms in their credit policy. इसके अलावा सारी जो ट्रांजेक्शन आपकी होंगी इंक्लूडिंग डिसबर्समेंट और रीपेमेंट दे मस्ट गो थ्रू द एस्क्रो अकाउंट मेंटेन बाय द बैंक। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी मेंशन की गई है। Now next question है which of the following statements about the RBI's
56th and third bi-monthly monetary policy committee meeting of a financial year 2026 is incorrect। तो अभी आपकी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसमें कुछ चीजें आपकी जो है मेंशन मतलब लाई गई हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जो रियल जीडीपी ग्रोथ है आपका फाइनेंशियल ईयर 2026 का, ये आपका रखा गया है 6.5%, इसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं। फिर जो रेपो रेट है अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इट हैज बीन कैप्ड अनचेंज, ये भी आपका 5.50% पे रखा गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है इसको इंक्रीज किया गया है, 5.75% कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि जो सीपीआई है आपका, सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो मेंशन की गई है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 3.1% की, और आपका जो एमएसएफ रेट है एंड बैंक रेट है इसको मेंटेन किया गया है 5.75% पे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन नंबर सी। और आपका जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है ये अनचेंज रखा गया था 5.25% पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कि जो आपकी कमेटी यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी इसके चेयरपर्सन कौन थे, आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, और यहाँ पे इस मीटिंग को और किसने अटेंड किया था, मतलब इस कमेटी के जो मेंबर्स हैं डॉक्टर नागेश कुमार, ठीक है, नेक्स्ट है सुगाता भट्टाचार्य, राम सिंह, पूनम गुप्ता एंड राजीव रंजन, इन्होंने ये मीटिंग को अटेंड किया था। ठीक है, अब करंट रेट्स की बात कर लेते हैं तो पॉलिसी रेपो रेट आपका 5.50% पे है। ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 5.25, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.75 पे, बैंक रेट 5.75 और आपका फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35% पे है। ठीक है, सीआरआर 4%, एसएलआर 18% है। बाकी यहाँ पे बेस रेट भी आप देख सकते हो लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट के 8.50% से लेके 10.30% है। एमसीएलआर ओवरनाइट 7.85% से 8.15% तक है। सेविंग डिपॉजिट रेट 2.25%, टर्म डिपॉजिट रेट आपका ये है 5.85% से 6.70% तक। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द अदानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड एंड Prime Aerospace LLP have signed an agreement to acquire -% stake in Indamar Technics Private Limited। ठीक है, तो रिसेंटली अदानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी जो है ADSTL एंड प्राइम एरो द्वारा 100% के जो स्टेक हैं वो एक्वायर किए गए हैं इंदामर टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड में। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। जो इंदामर टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड है ये आपकी एक प्राइवेट सेक्टर एमआरओ कंपनी है, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल कंपनी जो होती है वो ये है। ओके, अब जो एक्विजिशन है इसको आपका एग्जीक्यूट किया जाएगा होराइजन सॉल्यूशन लिमिटेड द्वारा, जो 50-50 जॉइंट वेंचर है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का, अदानी डिफेंस वाले का एंड प्राइम एरो वाले का। ओके, now next is name the company that has signed an agreement with Suzlon Energy Limited worth rupees 6,000 crore for a 7,000 megawatt wind energy projects in अनंतपुर आंध्र प्रदेश। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली एग्रीमेंट साइन किया है सुजलॉन एनर्जी के साथ, कितने अमाउंट का ये अग्रीमेंट है, 6,000 करोड़ का है, और यहाँ पे 700 मेगावाट का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट पे यहाँ पे वर्क, इसके लिए बेसिकली ये अग्रीमेंट आपका साइन हुआ है जो अनंतपुर आंध्र प्रदेश में आपका रहेगा। तो आंसर हियर इज इट इज टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, टाटा पावर द्वारा इस अग्रीमेंट को साइन किया गया है सुजलॉन एनर्जी के साथ। ठीक है, एंड ये जो प्रोजेक्ट है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये आपका एनुअली 1840 मिलियन यूनिट्स की पावर जो है वो जनरेट करेगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एज पर द ऑफिशियल डेटा रिलीज बाय द एनएसओ दैट इज National Statistics Office, India's retail inflation measured by CPI that is Consumer Price Index declined to -% in July 2025। इससे पहले जो प्रेडिक्शन थी वो आपकी 2.1% की थी। ठीक है, अब इससे डिक्लाइन होके ये 1.55% हो गई है, जो 8 ईयर डिक्लाइन हमें जो है देखने को मिला है। ठीक है, आंसर हियर इज 1.55%। नाउ इसके अलावा यहाँ पे जो डेटा रिलीज किया गया था इसके अकॉर्डिंग ये डेटा रिलीज किया गया था आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल अर्बन एंड कंबाइंड फॉर मंथ ऑफ जुलाई 2025 नाम से, और इसमें आपकी जो फूड इन्फ्लेशन है उसके बारे में बताया गया था, दैट इज इट इज ड्रॉप टू 1.76% विद अ फूड इन्फ्लेशन रेट। अगर बात करें अर्बन एरियाज में तो 1.74% का देखा गया है, और आपका रूरल एरियाज में 1.90% का एज ऑफ जुलाई 2025।
Now next is Reserve Bank of India has allowed NRIs, non-resident Indians holding special rupee Vostro account to invest their surplus rupee balance in dash. तो RBI ने अलाउ किया है NRIs को, जो आप जिनका बेसिकली स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट है, कि वो इन्वेस्ट करिए इनके कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इनकी सरप्लस रूपी बैलेंस इन डैश। किसमें ये आपका जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो टी बिल्स में, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड टी बिल्स हैं, वहां पे ये जो है इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, Now next is, which company has received in principle approval from RBI to operate as a online payment aggregator? तो recently आपका जो है Paytm Payment Services Limited है, इनको आपका in principle approval मिला है RBI से कि ये as a online payment aggregator operate कर सकते हैं। Okay. Now next is, recently in August, the National Small Industries Corporation Limited, that is NSIC, signed MOU with several private sector banks under its MSME credit facilitation program. Which of the following bank was not a part of this MOU? तो recently जो National Small Industries Corporation Limited है, इनके द्वारा MOU साइन किया गया है 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ, ठीक है, आपका MSME क्रेडिट फैसिलिटेशन प्रोग्राम के तहत। और इनमें से कौन सा बैंक आपका ऐसा है जिसके साथ MOU साइन नहीं हुआ है, तो इट इज योर HDFC बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है, HDFC बैंक। बाकी आपके एक्सिस बैंक हो गया, धनलक्ष्मी, कर्नाटका बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इंडसइंड बैंक, ये 5 बैंक है जिनके साथ ये MOU आपका साइन हुआ है। ठीक है, नाउ NSIC जो है, इसकी बात करते हैं। इसके करंट CMD है SS आचार्य, हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 1955 में इसको स्टैब्लिश आपका किया गया था। ओके, Now next is, which steel company from India signed a non-binding head of agreement with South Korea-based POSCO Group to set up 6 million tons per annum integrated steel plant in India? तो इंडिया में स्टील प्लांट सेटअप करने के लिए, ठीक है, जॉइंटली ये दोनों कंपनीज जो हैं सेटअप करेंगे इंडिया में आपका स्टील प्लांट। कौन सी कंपनीज है, एक तो पॉस्को ग्रुप है और दूसरा इंडिया से हमारी है JSW स्टील लिमिटेड। ठीक है, ये दोनों का 50-50 का जॉइंट वेंचर रहेगा और ये सेटअप करेंगे इंडिया में प्लांट। ठीक है, और यहाँ पे प्रेफर्ड लोकेशन इनकी है ओडिशा की। ठीक है, साथ में ही इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट इन्होंने बताया है 65,000 करोड़ का। ओके, Now next is, consider the following statements about the SBI Economic Research Department report on UPI transaction. तो recently SBI की रिपोर्ट आपकी आई है और about the UPI transaction यहाँ पे बताया गया है। तो पहला पॉइंट क्या है कि एवरेज डेली UPI ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है वो बढ़ी है 75,743 करोड़ से, जो जनवरी 2025 में आपकी जो है नोट की गई थी। नाउ ये अगस्त तक आते आते बढ़ गई है 90,446 करोड़। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है महाराष्ट्र ने फर्स्ट रैंक हासिल की है बोथ इन UPI यूसेज एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू शेयर्ड। ठीक है, स्टेट वाइज अगर बात करें तो टॉप किसने किया, महाराष्ट्र ने। देन यहाँ पे अगर बात करें द शेयर ऑफ UPI इन टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये आपकी 40% 40% थी 2019 में, नवंबर 2019 में, और ये अब इंक्रीज होके एज ऑफ मई 2025 91% हो गई है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है SBI emerged as a top remitter bank with a 5.2 बिलियन ट्रांजेक्शन, वाइल येस बैंक जो है ये आपका टॉप बेनिफिशियरी बैंक है, नियरली 8 बिलियन ट्रांजेक्शन इसकी हमने यहाँ पे नोट की है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अमंग UPI प्लेटफॉर्म फोन पे लेड दी 8,931 मिलियन ट्रांजेक्शन। अगर हम प्लेटफॉर्म्स की बात करें, ऐप्स की बात करें, तो इसमें सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन की है फोन पे ने, फॉलोड बाय योर गूगल पे और जीपे एंड पेटीएम। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। आपको बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सी करेक्ट है। तो सारे ही पॉइंट्स आपके करेक्ट है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। ठीक है, दे ऑल आर करेक्ट। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे UPI वैल्यू की अगर हम बात करें, एवरेज डेली UPI ट्रांजेक्शन्स जो हैं ये भी हमने डिस्कस किया। ये आपका 75,743 करोड़ से 80,919 हुआ था जुलाई में, और अगस्त में हमने रिकॉर्ड किया है 90,446 करोड़ का। ठीक है, अगर हम एवरेज डेली ट्रांजेक्शन बाय वॉल्यूम देखें तो ये आपका है 127 बिलियन से अब ये पहुंच गया है 675 मिलियन तक। ठीक है, इतना ये बढ़ गया है।
जैन से अभी तक की बात हो रही है, यहाँ पे अगस्त तक की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें टॉप स्टेट्स की, ऐसे स्टेट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूसेज देखा गया है यूपीआई का, तो इस पे पहला नंबर आता है महाराष्ट्र का विद 9.8%, फॉलोड बाय कर्नाटका, देन थर्ड नंबर पे यूपी, फोर्थ पे तेलंगाना एंड फिफ्थ पे आ जाता है आपका तमिलनाडु। वहीं पे बाय वैल्यू की टर्म्स में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में विद 9.2%, फॉलोड बाय कर्नाटका, यूपी, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट है कि आपका शेयर ऑफ यूपीआई, मतलब लोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड से शिफ्ट हुए हैं यूपीआई में, ठीक है, जो 40% से बढ़ के जनवरी 2021 में, 2019 से 21 में ये 62% हुआ। उसके बाद मई में ये 91% नोट किया गया, ठीक है, मतलब लोग अब यूपीआई ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेमिटर और बेनिफिशरीज की बात करें, तो रेमिटर आपका टॉप रेमिटर रहा है एसबीआई और टॉप बेनिफिशियरी रहा है येस बैंक। वहीं पे प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो फोन पे पहले नंबर पे है, दूसरे पे गूगल पे और तीसरे नंबर पे है आपका पेटीएम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। या तो प्लेटफॉर्म बेस्ड आपका क्वेश्चन बनेगा इसमें, या तो स्टेट्स पूछ लेगा कि टॉप स्टेट्स कौन से हैं, ठीक है, और एक इसमें से बन सकता है कि रेमिटर और बेनिफिशियरी वाले में से। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटिटी सिक्योर्ड द लाइसेंस फ्रॉम यूएई सिक्योरिटी एंड कमोडिटीज अथॉरिटी टू सेल इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड पोर्टफोलियोज ऑन टू ऑनशोर रिटेल इन्वेस्टर। तो इनमें से कौन सी एंटिटी है जिसको लाइसेंस मिला है यूएई की अथॉरिटी से, किस चीज के लिए, जो आपके इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं एंड पोर्टफोलियोज जो हैं उनको सेल करने के लिए टू ऑनशोर रिटेल इन्वेस्टर। तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज कोटेक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड, जो आपका इंटरनेशनल नाम है कोटेक महिंद्रा बैंक का, ठीक है, इसे लाइसेंस मिला है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैंक लॉन्च अ स्पेशल पर्सनल लोन स्कीम फॉर अग्निवीर्स ऑन द ओकेजन ऑफ 79th इंडिपेंडेंस डे। तो अभी इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक स्पेशल पर्सनल लोन स्कीम लॉन्च की है। किसके लिए लॉन्च की है? अग्निवीर्स के लिए, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इस स्कीम के तहत कोलेटरल फ्री लोन लिया जा सकेगा 4 लाख तक का, अग्निवीर से ले सकते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो बताया गया है वो है 10.5%, मतलब इतने दर से इनको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देना होगा, ठीक है। ओके, तो ये लिमिट याद रखनी है, 4 लाख तक का कोलेटरल फ्री लोन ये आपका ले सकते हैं, ओके, अग्निवीर। Next is which bank along with SBI Card and Payment Services Limited jointly launched the co-branded credit card to offer customers a premium and rewarding shopping experience across the diverse segment। तो recently जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है एंड SBI कार्ड है, इन दोनों ने मिलकर जॉइंटली लॉन्च किया है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड SBI कार्ड ने। इसमें 3 वेरिएंट आपके रहेंगे, एक तो है एलीट, प्राइम, सिंपल से, ठीक है, ये 3 वेरिएंट हैं और अवेलेबल है आपके वीजा और रुपे नेटवर्क में। फाइन। Now next is in August 2025, ICRA Limited projected India's GDP growth rate for Q1 of financial year 2026, जो अप्रैल से जून तक का था, at %। तो ICRA ने प्रोजेक्शन दिया है इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट की Q1 ऑफ फाइनेंशियल 2026 की, और ये बताई गई है 6.7%, ठीक है। क्या प्रोजेक्शन है? 6.7% की प्रोजेक्शन है। साथ में ही अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें तो ये इन्होंने प्रोजेक्शन दी है 6.4% की, ठीक है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। आईसीआरए के एमडी एंड सीईओ करंटली हैं रामनाथ कृष्णन, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है और इसे 1991 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Now next question है which bank has become the first Indian public sector bank to migrate its corporate website to secure.bank.in domain। तो recently आपका जो है पंजाब नेशनल बैंक जो है वो पहला ऐसा बैंक बना है जिसने अपनी वेबसाइट जो है वो माइग्रेट कर ली है .bank.in डोमेन पे, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। आरबीआई ने एक आपका जो है फ्रेमवर्क निकाला था, ठीक है, जिसके तहत 1 अक्टूबर तक सारे जो बैंक्स हैं उनको अपना डोमेन जो है माइग्रेट करना है .bank.in पे, ठीक है। क्यों करना है? बेसिकली ये सिक्योर है, ऐसा आरबीआई ने बोला है, ये सिक्योर है, ये प्रिवेंट करेगा फिशिंग और फ्रॉड जैसी मतलब जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं उससे ये बेसिकली हमें प्रिवेंट करेगा, ठीक है। अब पीएनबी का क्या डोमेन हो गया आपका? pnb.bank.in, ठीक है। तो अब सारे बैंकों का जो है इंडियन बैंक जो है उनका डोमेन आपका ऐसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त द Exim Bank, that is Export Import Bank of India, signed a $40 million commercial credit line agreement with which African-based bank to support development projects across Africa. तो अफ्रीका में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए इंडिया के एग्जिम बैंक जो है इसने अग्रीमेंट साइन किया है $40 मिलियन का। ठीक है, कौन से बैंक के साथ किया है? अफ्रीका के ECOWAS बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट के साथ। फाइन। अब यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात करें तो EBID से डॉक्टर जॉर्ज एगेकुम डोनकर थे और इंडिया की तरफ से मतलब एग्जिम बैंक की तरफ से अशोक कुमार वर्तिया जो हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया एग्जिम बैंक हैं, एग्जिम बैंक लंदन के हैं, उनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। नाउ एग्जिम बैंक की बात करें तो इसके MD करेंटली हैं हर्षा बांगरी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 1982 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Now next question है, which of the following organization or organizations sign an MOU with NABARD to launch collateral free shrimp farming loans? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका MOU साइन हुआ है नाबार्ड के साथ, किस चीज के लिए? कोलेटरल फ्री श्रिम्प फार्मिंग लोन्स के रिगार्डिंग। तो इट इज योर आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक एंड दूसरा आपका है एक्वा एक्सचेंज एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड। मतलब बोथ A and B इज द राइट आंसर जिनका MOU साइन हुआ है नाबार्ड के साथ। और अंडर दिस MOU इनका एम है टोटल 25 करोड़ का जो कोलेटरल फ्री लोन है वो डिसबर्स करेंगे अराउंड 100 श्रिम्प फार्मर्स में विद इन 3 to 6 मंथ। ओके, इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2026 तक का टारगेट है 100 करोड़ का और फाइनेंशियल ईयर 2027 तक का टारगेट है आपका 250 करोड़ का। फाइन। Now next question है, according to the latest EcoRap report by the SBI Research, what is the estimated growth rate of our Indian economy for the first quarter of financial year 2026? तो रिसेंटली एक EcoRap रिपोर्ट आपकी जारी की गई थी SBI रिसर्च द्वारा। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है जो Q1 है फाइनेंशियल ईयर 2026 का, इसके लिए जो एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, वो कितनी आपकी बताई गई है? 6.8% से 7% के बीच में कि ये इतनी रहेगी। ठीक है, क्वार्टर वाइज की अगर हम बात कर रहे हैं तो GDP जो बताई गई है Q1 की वो है 6.9% और ग्रॉस वैल्यू एडेड आपकी बताई गई है 6.5%। वहीं पे आपकी फुल फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए GDP इन्होंने बताई है 6.3% की एंड Q2 के लिए इट इज 6.5, Q3 के लिए 6.3 एंड Q4 के लिए 6.1% की बताई है। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, थॉमस कुक इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू इनेबल कॉन्टैक्टलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट वाया गूगल पे? तो रिसेंटली जो थॉमस कुक इंडिया है, इन्होंने पार्टनरशिप की है मास्टर कार्ड के साथ। ठीक है, ताकि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जो है, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है वो गूगल पे के थ्रू की जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, कोई टूरिस्ट है, ठीक है, जो इंडिया घूमने आया है, तो वो क्या करेगा, वो अपना प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जो है गूगल पे ऐड कर लेगा। ठीक है, और उसके थ्रू ये ट्रांजेक्शन इजीली कर पाएगा इंडिया में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। Now next is, which bank launched unified payment interface, that is UPI services for NRE, non-resident external and your NRO account, non-resident ordinary account holders using international mobile numbers as per NPCI's directive? तो रिसेंटली आपका जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने लॉन्च किया है UPI सर्विस आपके NRE और NRO अकाउंट होल्डर्स के लिए। ठीक है, वो फॉर बाय यूजिंग इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फीचर है ये अवेलेबल होगा 12 कंट्रीज के NRIs के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, हांगकांग, मलेशिया, ओमान, ये सब आप यहाँ पे पूरी लिस्ट इसके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, इंडिया ने साइन किया है टर्म ऑफ रेफरेंस to launch negotiations on a free trade agreement with which regional economic bloc? तो इनमें से कौन सी आपकी इकोनॉमिक ब्लॉक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस आपका साइन हुआ है? किसके लिए? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स के लिए। तो इट इज योर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है, कौन सी ये आपकी है ऑर्गेनाइजेशन? इट इज यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जिनके साथ ये आपका टर्म ऑफ रेफरेंस इंडिया का साइन हुआ है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो है इसमें कौन कौन से मेंबर हैं? तो आर्मेनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक एंड योर रशिया। ओके,
Next is the Employees Provident Fund organization, that is EPFO, recently increased the ex gratia benefit under its death relief fund for central board employees to what amount effective from 1st April 2025. तो recently EPFO ने क्या किया है, अभी आपका जो है एक्स ग्रेशिया जो है एक्स ग्रेशिया बेनिफिट जो है वो आपका बढ़ा दिया है। बेसिकली ये अमाउंट होता है जो जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई सेंट्रल बोर्ड एम्प्लॉई है, उसका डेथ हो जाता है, आफ्टर दैट एक्स ग्रेशिया अमाउंट जो है वो उसकी फैमिली को दिया जाएगा। ठीक है, जो भी नॉमिनी होगा, ठीक है, तो वो उनको दिया जाएगा। अब ये आपका बढ़ा दिया गया है, ये कर दिया गया है 15 लाख। पहले ये कितना था, पहले ये आपका 8,80,000 था। ठीक है, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 15 लाख कर दिया है। इसी के साथ एक और चीज यहाँ पे इन्होंने बोली है कि ईपीएफओ ने इंक्रीज किया है एक्स ग्रेशिया अमाउंट, मतलब ये इंक्रीज करेगी एक्स ग्रेशिया अमाउंट बाय 5% एनुअली, और ये लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से, टू एडजस्ट फॉर द इन्फ्लेशन एंड लिविंग कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज रिसेंटली साइन अ एमओयू विद द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन NSIC टू इम्प्रूव क्रेडिट एक्सेस टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने ये एमओयू साइन किया है आपके NSIC के साथ, ठीक है, ताकि इम्प्रूव किया जा सके क्रेडिट एक्सेस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, MSMEs का। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडसइंड बैंक जो है, इन्होंने ये अग्रीमेंट, ये एमओयू साइन किया है आपके नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ, NSIC के साथ। ठीक है, नाउ इंडसइंड बैंक के MD and CEO कौन है करंटली, राजीव आनंद, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में आपका लोकेटेड है। फाइन, now next is who has been appointed by the RBI as a ex officio member of monetary policy committee। तो recently मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसके एक्स ऑफिसियो मेंबर अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है इंद्रनील भट्टाचार्य। ठीक है, किनको अपॉइंट किया गया है, इंद्रनील भट्टाचार्य को, और इन्होंने सक्सीड किया है राजीव रंजन को। Now next is which non-banking financial company, that is NBFC, has partnered with Google Pay to offer personal loans to eligible user। तो इनमें से कौन सा NBFC है जिसने पार्टनरशिप की है आपकी जीपे के साथ, गूगल पे के साथ, ताकि पर्सनल लोन यहाँ पे ऑफर की जा सके टू दी एलिजिबल यूजर। तो इट इज योर L&T फाइनेंस लिमिटेड, इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की है आपकी गूगल पे के साथ। ठीक है, next is which organization announced a $40 million investment in the Global Supply Chain Support Fund to support small and medium enterprises across Asia and Africa। तो recently आपका जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एजेंसी जो है JICA जो है, इन्होंने अनाउंस किया है, इन्होंने इन्वेस्ट किया है $40 million का, किसमें, ग्लोबल सप्लाई चेन सपोर्ट फंड में, जो आपका फंड है आपका आविष्कार कैपिटल का। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए आपके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एशिया और अफ्रीका में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड साइन अ लोन अग्रीमेंट वर्थ 150 million euro with which bank to strengthen India's power distribution under the revamped distribution sector scheme। तो रिसेंटली जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इन्होंने एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है 150 million euro का, किसके साथ, जर्मनी के बैंक के साथ, विच इज KfW बैंक जो है जर्मनी का, उसके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है 150 million euros का, ताकि इंडिया का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है वो आपका जो है स्ट्रेंथन किया जा सके, मजबूत किया जा सके। ठीक है, और ये जो आपका अग्रीमेंट है, ये जो बायलैटरल कॉर्पोरेशन है इंडिया और जर्मनी के बीच में रिगार्डिंग द एनर्जी सेक्टर, वो बूस्ट करेगा। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात करें तो आपके पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से परमिंदर चोपड़ा जो CMD है करंटली PFC लिमिटेड की, एंड स्टेफन विंटल्स जो CEO हैं आपके KfW के, जर्मनी वाले बैंक के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त साउथ इंडियन बैंक लॉन्च द गोल्ड लोन प्रोडक्ट जिसका नाम है SIB गोल्ड एक्सप्रेस। ये इन्होंने लॉन्च किया है, जो ऑफर कर रहा है लोन टू वैल्यू ऑफ अप टू -% ऑफ अ गोल्ड असिस्ट वैल्यू एंड द रीपेमेंट पीरियड ऑफ अप टू 3 ईयर। तो रिसेंटली SIB ने, साउथ इंडियन बैंक ने SIB नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, SIB गोल्ड एक्सप्रेस नाम का, जिसमें 90% तक का यहाँ पे जो आपकी गोल्ड असिस्ट वैल्यू है उतना आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, और इसका रीपेमेंट पीरियड होगा अप टू 3 ईयर्स का। और लोन की अगर हम बात करें, लोन रेंज की, तो ये 25,000 से 25 लाख तक आपकी रहेगी। फाइन,
आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।